चलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइनमेंट का। इसमें अगर बात करें तो हम इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। और इसमें नए पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल छोटा सा नया पॉइंट है कि जब कंसाइनी हमें कुछ एडवांस दे देता है, यानी कि कंसाइनी कंसाइनर को कुछ पैसा एडवांस दे देता है, तो हम उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। पर्पस है सिर्फ आपको कि कंसाइनी से जब एडवांस मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, राइट। और इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन तो अब सारे ही चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इनवॉइस प्राइस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। चलो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जून 2019 डेट्स गिवन है इस क्वेश्चन में। श्रीमान कंसाइंड 1200 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000। तो यहां पर हमें ये जो 3,60,000 रुपीज है ये कॉस्टिंग है, कॉस्ट दी है, क्लियर, कॉस्ट है। लेकिन हमने जो इसको भेजा है वो प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस पर हमने सेंड किए हैं। तो कॉस्ट 360 है, हमें देखना होगा कि इनवॉइस प्राइस क्या होगा। श्रीमान हमारा यहां पर कंसाइनर हो गया, और किसको भेजे हैं? श्रीमती को भेजे हैं। श्रीमती को भेजे हैं तो श्रीमती हमारी कंसाइनी हो गई है, क्लियर। एट अ प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% प्रॉफिट ऑन सेल। अब बच्चे यहां पर ध्यान से देखना, इनवॉइस प्राइस पर भेजे और लोडिंग के लिए उसने क्या बताया कि लोडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है। 25% प्रॉफिट यानी कि लोडिंग रख रहे हैं ऑन सेल। बच्चे सेल पर बताया, सेल पर 25%, क्लियर। टू हर एजेंट श्रीमती एजेंट है। अब यहां पर जो लोडिंग की बात की है वो 25% ऑन सेल पर की है। आगे चलते हैं। ऑन द सेम डेट श्रीमान पेड फॉर लोडिंग फ्रेट एटसेट्रा अमाउंटिंग टू रुपीज 12,700। श्रीमान कौन है? कंसाइनर है। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हमको बता दिए कि कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं लोडिंग एंड फ्रेट 12,700 रुपीज कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए। आगे चलते हैं। श्रीमती टुक डिलीवरी एंड पेड रुपीज 15,300 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड अदर ड्यूटीज। 15,300 रुपए श्रीमती ने पे किए, कंसाइनी ने पे किए 15,300 रुपीज। ऑक्ट्रॉय एंड ड्यूटीज है, तो ऑक्ट्रॉय एंड ड्यूटीज सेम गुड्स पर एक ही बार लगने वाला एक्सपेंस है, तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। ऑक्ट्रॉय एंड अदर ड्यूटीज ये दोनों नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। आगे चलते हैं। श्रीमती ऑल्सो रेमिटेड एन एडवांस रुपीज 3 लाख। ये वाला पॉइंट मुझे आपको बताना है कि जब कंसाइनी कुछ एडवांस पे कर देता है तो क्या होता है। श्रीमती ऑल्सो रेमिटेड एन एडवांस 3 लाख रुपीज ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट रिसीव होते ही 3 लाख रुपए एडवांस पे कर दिया। कंसाइनमेंट की बात करें, कंसाइनमेंट अकाउंट की, कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए ये 3 लाख रुपीज ना तो एक्सपेंस है ना ही सेल्स है या इनकम है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये 3 लाख रुपीज कहीं नहीं आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट में ये कहां पर आएगा? जहां पर कंसाइनर और कंसाइनी इन दोनों के बीच में कितना अमाउंट लेना है या देना है, वहां पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी एंट्री बता देता हूं। जर्नल एंट्री क्या होगी, कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होगी और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होगी। जर्नल एंट्री समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसको जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पर पोस्ट कर देंगे।
बात करते हैं कंसाइनर की। तो कंसाइनर को 3 लाख रुपीस रिसीव हो गई। तो ध्यान रखो, जब भी कंसाइनर को पैसे मिलेंगे, चाहे वो एडवांस रिसीव हो, एडवांस मतलब कि पहले ही पैसे मिलने, या फिर आफ्टर सेल, सेल के बाद पैसा रेमिट हो, दोनों के केस में जर्नल एंट्री सेम बननी है। कंसाइनर को पैसे रिसीव हो जाएंगे तो पैसा आ जाएगा कंसाइनर के पास, कैश या बैंक। समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि जो कंसाइनी है वो एक बिल एक्सेप्ट कर सकता है, कंसाइनर बिल बना सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हमने बात की थी। तो अगर बिल एक्सेप्ट किया कंसाइनी ने तो कंसाइनर के पास एक बीआर आ गया, बिल्स रिसीवेबल। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 2 किससे मिला? कंसाइनी से मिला। यहां पर कंसाइनी कौन है? श्रीमती। यहां पर बिल देने की बात नहीं कही है, यहां पर सीधा कहा रेमिटेड इन एडवांस। तो यहां पर बिल नहीं मिला। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया कि जिस केस में अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट बनता है तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्रीमती हो जाता है। क्लियर? ये तो बात होगी कंसाइनर में। कंसाइनी में क्या होगा? कंसाइनी ने पे किया श्रीमान को, तो श्रीमान अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर? अगर यहां पर जो बिल है, जो डॉक्यूमेंट है, अगर वो बिल एक्सेप्ट कर दिया जाता, बिल एक्सेप्ट करके दिया जाता, तो इसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती जिसको हम बोलते हैं बीपी अकाउंट। इस क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। अमाउंट है 3 लाख रुपीस। तो बच्चे 3 लाख रुपीस की दोनों की बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी। कंसाइनर रिसीव करने की एंट्री कर लेगा और कंसाइनी पे करने की एंट्री कर लेगा। तो देखो, इन एंट्रीज में कहीं भी कंसाइनमेंट नहीं आ रहा। अगर इस एंट्री में कंसाइनमेंट नहीं आ रहा तो ऑब्वियस है इसकी पोस्टिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में हो ही नहीं सकती। इसकी पोस्टिंग कहां होगी? या तो श्रीमती और श्रीमान अकाउंट, या फिर दोनों के कैश या बैंक में। क्लियर? तो कैश या बैंक तो हमें बनाने नहीं होते हैं, बट यस, कंसाइनर का और कंसाइनी का, इन दोनों के अकाउंट्स एक दूसरे की बुक्स में बनाने होते हैं। तो डेफिनेटली ये कहां चले जाएंगे? ये हमारे कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में। अगर हम बात करें कंसाइनर की, तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनेगा, श्रीमती का। और बात करें कंसाइनी की, तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनेगा, यानी कि श्रीमान का। तो ये उन अकाउंट्स में चला जाएगा। क्लियर? तो ये इसकी जर्नल एंट्रीज हैं। अगर मेरे को जर्नल एंट्रीज बतानी हो, अकाउंट में जब हम इसको डील करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर? तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? हम एक एक लाइन को रीड करते जाएंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होना है वो करते जाएंगे, ताकि कुछ भी हमसे स्किप ना हो। क्लियर? चलो, तो ये हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। लास्ट में कुछ कमीशन की बात थी। श्रीमती इज एंटाइटल्ड टू 4% कमीशन ऑन ग्रोस सेल। ग्रोस सेल का मतलब हो गया बच्चे, टोटल सेल की बात कर रहे हैं। तो 4% कमीशन टोटल सेल पे है, एंड 10% ऑन द सेल्स प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो 10% जो है वो हमारी क्या होगी? ओवरराइडिंग कमीशन होगी। ओवरराइडिंग कमीशन इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो ये हमारी ओवरराइडिंग कमीशन है। शो लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर एंड कंसाइनी की बुक में लेजर्स अकाउंट मांगे हैं। कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ एंड कंसाइनी अकाउंट बनाओ, स्पेसिफिक नहीं बताया। इसने कहा कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की बुक्स में लेजर्स अकाउंट बनाओ। तो जो भी मैक्सिमम लेजर्स बन सकते हैं दोनों की बुक्स में, वो हमें बनाने हैं। और मैक्सिमम लेजर की बात की जाए तो बच्चे कंसाइनी के बुक्स के अंदर, कंसाइनी की बुक्स में एक ही अकाउंट बनेगा, कंसाइनर का अकाउंट। लेकिन कंसाइनर की बात करें, कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट बनेंगे इस क्वेश्चन में। कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड
कंसाइनी अकाउंट एंड थर्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मेन जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट बन गया तो बाकी सब कुछ बहुत आसान है। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारा काम होता है एक छोटी सी इक्वेशन को सोल्व करना। और वो इक्वेशन किस लिए होती है? ताकि हमें तीन वैल्यूज मिल जाए। कौन कौन सी तीन वैल्यूज मिल जाए? हमको कॉस्ट पता चल रहा है, हमको लोडिंग पता चल रहा है और हमको इनवॉइस वैल्यू पता चल रहा है क्या होती है। चलो बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में हमें कहा था 1200 यूनिट्स कॉस्टिंग 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपये कॉस्टिंग है। तो कॉस्ट हमको दे दी बच्चे क्वेश्चन में 3,60,000 रुपीज, टोटल कॉस्ट है 3,60,000 रुपीज। अगर पर यूनिट आपको चाहिए हो, पर यूनिट निकालना हो तो 1200 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, 3,60,000 डिवाइड बाय 1200 अगर आप कर लोगे तो 300 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। अगर आपको देखना हो, मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, यूनिट्स दे दिया आपको, टोटल वैल्यू कॉस्ट की बता दी है तो आप पर यूनिट निकाल सकते हो, राइट। तो चाहे तो ये इक्वेशन आप पर यूनिट निकाल लो और चाहे तो टोटल वैल्यू वाइज निकाल लो, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी इक्वेशन को आप पर यूनिट निकाल सकते हो। अगर मेरे को देखो ये तो हो गया टोटल, अगर मुझे टोटल वैल्यूज निकालनी है। अगर मुझे पर यूनिट निकालनी है, क्वेश्चन में जैसे दिया हो वैसे कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में पर यूनिट के हिसाब से आपको वैल्यूज दी हैं तो आप ये इक्वेशन पर यूनिट की बना लो, आगे चल के मल्टीप्लाई कर लेना, तो कॉस्ट होगी 300 रुपये पर यूनिट। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लोडिंग के लिए क्या हिंट दिया। एट अ प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस, हमने भेजे हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस पे और प्रोफोर्मा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इनवॉइस प्राइस होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग। इस लोडिंग को मार्जिन भी कहते हैं, इस लोडिंग को हम प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है। क्लियर? 25% प्रॉफिट ऑन सेल टू हर एजेंट। अब ये जो भेजा है 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है, सेल पे 25%, लेकिन सेल कौन सी? जो सेल एजेंट कस्टमर को कर रहे हैं उस सेल की बात हो रही है, या जो सेल या फिर जो गुड्स सेंड किए जा रहे हैं एजेंट को उसकी बात हो रही है। यहां पर बच्चे बात होती है जो एजेंट को गुड्स सेंड किए जाते हैं। यहां पर जो हम बात करते हैं लोडिंग की, लोडिंग या तो होती है हमारी कॉस्ट पर या होती है हमारी इनवॉइस वैल्यू पर। या तो कॉस्ट पर होती है लोडिंग या फिर इनवॉइस वैल्यू पर होती है। तो यहां अगर हम बात करें तो वो 25% प्रॉफिट ऑन सेल की जो बात कर रहा है, एक्चुअली में ये इनवॉइस प्राइस की बात कर रहा है जो कि हमने एजेंट को दिया है। जो एजेंट श्रीमती को हमने इनवॉइस वैल्यू दी है, इनवॉइस प्राइस दिया है लोडिंग ऐड करके, उसकी बात कर रहे हैं। तो 25% यहां पर बात की जाए तो ये 25% है ऑन इनवॉइस वैल्यू। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, इनवॉइस वैल्यू तो दी ही नहीं है। आपको क्या दिया क्वेश्चन में? कॉस्ट दी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको रिलेशनशिप देखना है, लोडिंग का रिलेशनशिप कॉस्ट से भी बनेगा और इनवॉइस वैल्यू से भी बनेगा। तो 25% ऑन इनवॉइस वैल्यू को मैं 1/4 ऑफ इनवॉइस वैल्यू भी कह सकता हूं। बात एक ही है, 25% या 1/4 एक ही बात है। अब मुझे इसको कॉस्ट से रिलेशनशिप देखना है। ये रिलेशनशिप तो है इनवॉइस वैल्यू के साथ, इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर मुझे ये चेक करना है कि कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? कॉस्ट पर यानी कि कम वैल्यू पर आ रहा हूं मैं, तो आपको न्यूमरेटर सेम रखना है 1, और क्या करना है जो नीचे 4 है, 4 में से ऊपर की वैल्यू को माइनस कर देना है, यानी 4 - 1। क्लियर? जब कॉस्ट पे आ रहे हैं, इनवॉइस वैल्यू से कॉस्ट पे आ रहे हैं तो माइनस करना है, कॉस्ट से इनवॉइस वैल्यू पे जा रहे हैं तो ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है? 1 ऐड नहीं करना,
ऐड करना है जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऊपर 1 आ रहा है, तो ये मत सोचना 1 ही ऐड करना है। अगर ये 2/5 होता या 2/3 होता तो नीचे 3 में ऊपर का 2 ऐड करते। क्लियर? यहां पर 1 है तो 4 + 1, हम कोस पे जा रहे हैं तो 4 - 1, 4 - 1, तो ये हो गया बच्चे हमारे पास। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि इसका कोस के साथ रिलेशनशिप क्या है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/3। 1/4 - 1 यानी कि 1/3। ये 1/3 क्या होगा? 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो लोडिंग का अमाउंट जो भी आएगा वो 1/4 ऑफ इनवॉइस वैल्यू होगा और 1/3 ऑफ कॉस्ट होगा। आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लो, वो सेम होगा। ये एक रिलेशनशिप है कॉस्ट एंड इनवॉइस वैल्यू के साथ लोडिंग का, ये सेम होगा। तो हम इसलिए वेरीफाई भी कर सकते हैं बाद में। तो क्योंकि मुझे कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मैंने इसके साथ कॉस्ट का रिलेशनशिप देखा क्या होगा। तो कॉस्ट का रिलेशनशिप 1/3 है, तो 3,60,000 का 1/3 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपीज। अगर बच्चे पर यूनिट निकालना हो तो पर यूनिट 300 डिवाइड बाय 3 कर लो, 100 रुपीज आ जाएगा। और बात करते हैं अब इनवॉइस वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इनवॉइस वैल्यू 3,60,000 एंड 1,20,000, 4,80,000 रुपीज होगी इनवॉइस वैल्यू। पर यूनिट चेक करना हो तो वो हो जाएगी 400। टोटल बच्चे कितनी यूनिट्स थी हमारे पास? 1200 यूनिट्स थी। क्लियर? 1200 को 400 से मल्टीप्लाई तो आपका टोटल 4,80,000 ही आएगा। इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आपको बनानी है, चाहे पर यूनिट बना लो या फिर टोटल की बना लो, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसी बना लो। क्लियर? अल्टीमेटली आपको चाहिए होंगी टोटल वैल्यूज, तो आपके पास यूनिट होंगी, आप सीधा मल्टीप्लाई करते रहोगे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ट्वेल्व 1,200 यूनिट सेंड करेंगे बच्चे, और ये हम सेंड करेंगे इनवॉइस वैल्यू पर। इनवॉइस वैल्यू है 4,80,000 रुपीज। क्लियर? गुड सेंड कर दिए। अब हाथ क्या था, आपको क्या करना है? लोडिंग को रिवर्स कर देना है। तो सेम टाइम पर, सेम डेट पर ही आप क्या करो, लोडिंग को रिवर्स कर दो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोडिंग को रिवर्स कर रहे हैं। लोडिंग कितनी हो जाएगी? हमने टोटल लोडिंग भी कैलकुलेट की हुई है, 1,20,000 रुपीज। अल्टीमेटली कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई। हमें तो कॉस्ट ही रिकॉर्ड करनी थी और कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई। आगे चलते हैं, आगे क्या बात की है? आगे बात की है बच्चे, ऑन द सेम डेट श्रीमान पेड फॉर लोडिंग एंड फ्रेट अमाउंटिंग टू रुपीज 12,700। सेम डेट पे 12,700 रुपए एक्सपेंसिस कंसाइनर ने पे कर दिए। कंसाइनर ने, श्रीमान हमारा कंसाइनर है 12,700 की। टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, कुछ लोडिंग एंड फ्रेट का पे किया। 12,700 रुपए, तो ये हमने नोट कर लिया। 12,700 रुपीज पे किए।
आगे चलते हैं। श्रीमती टुक द डिलीवरी एंड पेड ₹15,300 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड अदर ड्यूटीज। तो श्रीमती ने डिलीवरी ले ली और 15,300 रुपये पे कर दिए। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं 15,300 रुपये पे करने की। टू श्रीमती, कंसाइनी का नाम लिखना होगा टू श्रीमती, क्योंकि ये श्रीमती ने पे की है। ऑक्ट्रॉय एंड ड्यूटी है कुछ, राइट। तो ये श्रीमती ने पे किया और अमाउंट था 15,300 रुपीज। डेट गिवन नहीं है, कुछ नहीं होता, डेट नहीं लिखेंगे गिवन नहीं है तो। 15,300 रुपीज। आगे चलते हैं। श्रीमती ऑल्सो रेमिटेड एन एडवांस। अब बात आ गई एडवांस की, तो हम एडवांस को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ₹3 लाख ऑन रिसीविंग द कंसाइनमेंट। जैसे ही कंसाइनमेंट रिसीव हुआ तो कंसाइनी ने 3 लाख रुपीज इमीडिएटली एज एन एडवांस दे दिए। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको यहां पर करके बता ही दिया, नीचे जर्नल एंट्रीज हुई रखी है यहां पे। ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा? कंसाइनी और कंसाइनर में। अगर मैं बात करूं कंसाइनर की बुक की, तो कंसाइनर की बुक में जब कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर श्रीमती अकाउंट बनाएंगे, तो श्रीमती क्रेडिट में है तो बच्चे ये क्रेडिट में चला जाएगा। श्रीमती अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्रीमान। तो यहां पर बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ये क्या हो गया? ये एडवांस हो गया। ₹3 लाख। तो ध्यान रखना है, बात चाहे एडवांस की हो या फिर सेल होने के बाद पैसे रेमिट करने की हो, दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम होती है। कैश में पे किया तो बाय कैश, बैंक से पे किया तो बाय बैंक। और अगर यहां पर बिल्स की बात होती कि कंसाइनी ने, श्रीमती ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 लाख रुपीस का, तो यहां मैं लिखता बाय BR, बिल्स रिसीवेबल 3 लाख रुपीस का। क्लियर? क्योंकि यहां पर ये रिसीव किया है श्रीमान की बुक्स में, तो रिसीव में एंट्री आ गई। और यही अगर हम बात करें कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, तो बच्चे ये तो हमने डील कर लिया कंसाइनर की बुक में। अगर बात करें कंसाइनी की बुक में, तो कंसाइनी की बुक में जब वो अपने पास कंसाइनर अकाउंट बनाएगा, श्रीमान अकाउंट, तो श्रीमान डेबिट में है तो ये एंट्री डेबिट में चली जाएगी। क्लियर? टू कैश या बैंक, और ये अकाउंट मैंने यहां पर नीचे बनाया है। श्रीमान अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्रीमती, तो ये कंसाइनी की बुक्स में है। कंसाइनी की बुक्स में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, वहां पर वो एडवांस रिसीव था, ये एडवांस पेड है, कंसाइनी ने पे किया। क्लियर? 3 लाख रुपीस। तो ये जो एडवांस की बात है, पैसों की बात है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाती है। कंसाइनमेंट अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट या लॉस बताएगा। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए मुझे एक्सपेंस या इनकम चाहिए होती है, उनके बीच में पैसों का लेन देन क्या है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मतलब नहीं है। इससे सिर्फ क्या होगा, अगर ये एडवांस दे दिया तो क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा कम आएगा, अगर ये एडवांस नहीं देता तो क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा ज्यादा आता, यही तो डिफरेंस आएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो हमने एडवांस की जर्नल एंट्री एंड पोस्टिंग दोनों चीजें देख ली हैं। आगे आया शी सोल्ड 1100 यूनिट्स फॉर ₹5,20,000। 5,20,000 यूनिट्स सेल कर दी हैं 5,20,000 रुपए की सेल कर दी है 1100 यूनिट्स। ये कहां जाएगी? सेल है, ये तो हमारे कंसाइनमेंट में जाएगा, प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। यहां पर आ जाएगा बाय श्रीमती, और ये है सेल्स। कुछ नहीं बताया कैश सेल है या क्रेडिट सेल है,
तो हम कैश ओब्लिक कंसाइनर डेटर्स दोनों ही मान के चलेंगे। 1100 यूनिट्स, 1100 यूनिट्स टोटल सेल हो गई हैं 5,20,000 रुपीज की, 5,20,000 रुपए। ₹5,20,000 की सेल हो गई है 1100 यूनिट्स। अगर आप यहां देखोगे तो टोटल 1200 यूनिट्स बच्चे सेंड की थी, लेकिन सेल हुई है 1100 यूनिट्स। तो इसका मतलब 100 यूनिट्स अभी हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, ये हमारे पास आ गया 100 यूनिट्स का। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना होता है। क्लियर, ये हम कर लेंगे। उसके बाद बात आ जाएगी कमीशन की। तो सेल हमने कर लिया, आगे कमीशन की बात है। 4% ग्रॉस सेल पे, 10% ओवरराइडिंग, 10% ऑन द सेल्स प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस। इन एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस से ज्यादा जितना भी सेल हुआ। तो कमीशन के लिए हम कमीशन किसको देंगे? श्रीमती को देंगे कमीशन, टू श्रीमती अकाउंट, और ये हो गई हमारी कमीशन। यहां पर मैं कमीशन निकालूंगा। आप चाहो तो यहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, और चाहो तो सेपरेट वर्किंग नोट भी बना सकते हो। तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। यही मेन 2 वर्किंग नोट इस पूरे चैप्टर में बनते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन की बात करें, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, अगर क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन की बात की है तो आपको एक्चुअल सेल्स ऑफ कितने यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स सेल हुई हैं वो लेना पड़ेगा। एक्चुअल सेल तो जो यूनिट सेल हुई हैं उसका ही आएगा, 5,20,000 रुपीज। और इनवॉइस वैल्यू भी सेम यूनिट्स की, इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1100 यूनिट्स, ये भी आपको 1100 यूनिट्स की ली। चलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इशू आ गया था, अभी आई थिंक ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कमीशन की। कमीशन का वर्किंग नोट बन रहा था। एक्चुअल सेल्स 1100 यूनिट्स हुए हैं, और एक्चुअल जो सेल वैल्यू है वो 5,20,000 रुपीज है। इनवॉइस वैल्यू हमें निकालनी है जितनी यूनिट्स सेल हुई हैं, 1100 यूनिट्स। तो अगर हम इनवॉइस वैल्यू की बात करें तो इनवॉइस वैल्यू टोटल हमारे पास 1200 यूनिट्स की 4,80,000 रुपीज थी। ₹4,80,000, लेकिन ये थी 1200 यूनिट्स की, हमें निकालनी है 1100 यूनिट्स की। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई 1100। 1100 की हमारे पास इनवॉइस वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। ये बच्चे हमारे पास आएगा 4,40,000 रुपीज। तो हमारे पास एक्सेस सेल कितनी आ गई? एक्सेस सेल की बात करें, 5,20,000 माइनस 4,40,000, 80,000 रुपीज की एक्सेस सेल आ गई है। ये छोटी सी वर्किंग बनानी होगी अगर क्वेश्चन में ओवरराइडिंग कमीशन भी दी है। तो सबसे पहले नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन 4% है ग्रॉस सेल पे। ग्रॉस सेल का मतलब होता है बच्चे टोटल सेल, ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल। तो 5,20,000 रुपीज का 4%, ये हमारे पास आ गया 20,800 रुपए।
क्लियर। उसके बाद सेकंड है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन कितनी थी एक बार देख लेते हैं। 4% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, 10% ऑन द सेल्स प्राइस इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो 10% हमारे पास ओवरराइडिंग कमीशन है। ओवरराइडिंग कमीशन 10%, और ये हमेशा एक्सेस सेल की ही होती है। ये बच्चे 80,000 का 10% हमारे पास आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो टोटल कमीशन की बात की जाए, टोटल कमीशन होगी 28,800 रुपीज टोटल कमीशन। तो एक वर्किंग नोट, तो जो नेक्स्ट वर्किंग नोट है, नेक्स्ट वर्किंग नोट हमारा बनेगा वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कमीशन हमारा 28,800 रुपीज था, इसको लिख लेते हैं यहां पे 28,800। अब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कंसाइनमेंट स्टॉक का। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। वैसे हम एक क्वेश्चन ये भी देख चुके हैं जिसमें हमें अगर क्वांटिटी गिवन नहीं होती है, स्टिल उस केस में भी हम कैसे वैल्यूएशन कर पाते हैं। तो जहां पे क्वांटिटी नहीं दी है तो वहां पर भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन अगर क्वांटिटी दी है तो क्वांटिटी आपको लेकर चलनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट लेनी है गुड्स सेंट की। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमारे पास थी 300 रुपीज पर पीस की कॉस्ट थी, पर यूनिट की, और 1200 यूनिट्स हमने सेंड की थी। 300 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट थी और 1200 यूनिट्स सेंड की थी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1200 मल्टीप्लाई 300, 3,60,000 रुपीज। इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस। इस वर्किंग नोट में जो जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है ये कि आपको ऑलवेज कॉस्ट लेनी है पहले। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं 12,700। देन हमारे पास आ जाएंगे एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, कंसाइनी की बात करें तो कंसाइनी में ध्यान रखना है कि आपको नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ही लेने हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो है ऑक्ट्रॉय एंड ड्यूटी। तो ऑक्ट्रॉय एंड ड्यूटी ये दोनों ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि सेम गुड्स पर एक ही बार लगेंगे, बस बार बार नहीं लगेंगे, राइट। तो 15,300 रुपए ये पूरा हमारा नॉन रिकरिंग नेचर के हो गए। तो टोटल 1200 यूनिट्स जब कंसाइनी के गोडाउन में पहुंची तो उसकी कॉस्ट 3,60,000 रुपीज से बढ़ के
3,88,000 रुपीज हो गई थी। जब ये कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचे तो इसकी कॉस्ट हो गई 3,88,000 रुपीज, पूरी 1200 यूनिट्स की। लेकिन जो कंसाइनमेंट स्टॉक है वो तो कितना है, 100 यूनिट्स। तो अब हम वैल्यू निकाल लेंगे। हंड्रेड यूनिट्स ऑफ स्टॉक, अगर 3,88,000 रुपीज 1200 यूनिट्स की कॉस्ट है कंसाइनी के गोडाउन की, तो 100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 32,333 0.33 आएगा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। 32,333 रुपीज। इसमें आपको क्या करना है, वैसे तो ये हमारी कॉस्ट ही है, यही बुक होना चाहिए, बट क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है, जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो लोडिंग ऐड करके दिखाते हैं और बाद में रिवर्स करते हैं। तो सेम प्रेजेंटेशन आपको कंसाइनमेंट स्टॉक के केस में भी रखनी पड़ेगी। आपको ऐड करना होगा लोडिंग, हंड्रेड यूनिट्स, और पर यूनिट की लोडिंग थी आई थिंक हमारी 60 रुपीज, नहीं 100 रुपीज। लोडिंग हमारी 100 रुपीज पर यूनिट की थी, तो 100 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो इंक्लूडिंग लोडिंग हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक 42,333। तो ये 42,333 हम दिखा देंगे कंसाइनमेंट स्टॉक में, लेकिन जो लोडिंग है वो रिवर्स करनी है, तो उसको स्टॉक रिजर्व 42,333। ये हो गया कंसाइनमेंट स्टॉक, और यहां पर हम दिखा देंगे स्टॉक रिजर्व। ये क्या है, ये लोडिंग है, लोडिंग ऑन स्टॉक। ये लोडिंग जो हम रिवर्स कर रहे हैं, 10,000 रुपीज की लोडिंग रिवर्स हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमसे मिस हो गया हो। सेल भी हमने दिखा दी, एडवांस जो था वो हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी, एक्सपेंसेस हमने दिखा दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हो ही गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, और जो कमीशन है वो भी हमने ले ली है। क्लियर है? कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में लेजर्स अकाउंट मांगे हैं, तो सारे लेजर्स अकाउंट मांगे हैं। अब हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, देख लेते हैं प्रॉफिट आया या लॉस आया। $682,333। क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड की बात करें तो 4,80,000, 12,700, 15,300, 28,800 प्लस 10,000, 546,800। क्लियर? तो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो एक्सीड करती है, तो जो भी साइड हमारी बड़ी होती है वो हम दोनों साइड पे लिख देते हैं। 682,333, और डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 135,533। ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, और ये हो गया बच्चे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट।
ये प्रॉफिट निकल आया हमारे पास। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है कंसाइनर की बुक में ही। तो यहीं से क्या देखेंगे, जहां जहां पर कंसाइनी यूज किया उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कंसाइनी अकाउंट में। जैसे कि सेल्स ये शिफ्ट हो जाएगा, श्रीमती ये शिफ्ट हो जाएगा, श्रीमती ये शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस, कमीशन एंड सेल्स ये शिफ्ट कर देंगे और तीनों के लिए नाम यूज करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। एडवांस की एंट्री हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो गई सेल्स 5,20,000 रुपीज। उसके बाद एक्सपेंसेस एंड कमीशन 15,300, 28,800। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस, कमीशन। कुछ बेड डेट्स लॉस तो हुआ ही नहीं था तो उसकी तो बात ही नहीं है यहां पर। एक्सपेंसेस एंड कमीशन 44,100। अब बुक्स को, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में लास्ट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि रिमेनिंग अमाउंट रेमिट कर दिया। अगर रिमेनिंग अमाउंट रेमिट करने की बात बोली होती तो बच्चे यहां पर आता बाय कैश या बैंक कि रिमेनिंग अमाउंट रेमिट कर दिया, लेकिन रेमिट करने की बात नहीं बोली तो हम यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारे पास हो गया बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंस निकाल लेते हैं। $175,900। क्लियर। जो एडवांस की एंट्री थी वो हमने ऑलरेडी कर दी थी। ये एडवांस की एंट्री कंसाइनमेंट में कहीं नहीं आती है। एडवांस रिसीव हो गया तो हमने पहले 3 लाख रुपए एडवांस ले लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट लास्ट में कम बच गया। अगर ये रिसीव नहीं किया होता तो क्लोजिंग बैलेंस याद आ जाता। क्लियर। तो कंसाइनर की बुक में 2 अकाउंट तो हमने बना लिए। एक अकाउंट और बनता है कंसाइनर की बुक में जिसे हम कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, श्रीमान की बुक्स में। इसमें क्या करना होता है, कंसाइनमेंट में जहां जहां भी आपने ये लेजर यूज किया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको आपको यहां पर पोस्ट करना पड़ेगा अपोजिट साइड पे। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर हम देखते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये 2 जगह यूज किया। एक सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू पे जब गुड्स भेजे थे, और एक बार लोडिंग रिवर्स करने के लिए। ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जानी है, बट ऑपोजिट साइड पे। तो 4,80,000 क्रेडिट पे आएगा, 1,20,000 डेबिट में आएगा। दोनों का नाम लिखेंगे कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, और इसको क्लोज करते हैं ट्रेडिंग से। यहां पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट, और यहां पर आएगा टू कंसाइनमेंट। जो लोडिंग क्रेडिट साइड में थी उसको डेबिट साइड पे ले आए। नॉर्मल पोस्टिंग है बच्चे, ये तो लेजर पोस्टिंग है।
1,20,000 रुपीज, और जो क्रेडिट साइड पे था 4,80,000 रुपीज, ये डेबिट पे था, इसको क्रेडिट पे ले आए, जो गुड्स सेंड किए थे इनवॉइस वैल्यू पे। अब क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। बस यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इसको जब क्लोज करोगे तो बैलेंस कैरी डाउन से क्लोज नहीं करना, इसको आपको क्लोज करना है ट्रेडिंग अकाउंट से, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 3,60,000 रुपीज कॉस्ट आ गई। ठीक है, कॉस्ट पे ये रिकॉर्ड हो गया। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी हमारा बन गया। कंसाइनर की बुक में 3 अकाउंट बनने थे, तीनों अकाउंट्स हमने बना लिए, कंसाइनमेंट, कंसाइनी एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बात आती है कंसाइनी की बुक की, दूसरी पार्टी की, एजेंट की। एजेंट की बुक्स की बात करें तो एजेंट की बुक्स में ऑलरेडी एक एडवांस की एंट्री तो हो गई थी, क्लियर। बाकी एंट्रीज हमें करनी होगी, और इसकी एंट्रीज हम कहां से ले सकते हैं, अमाउंट जो होंगे, अमाउंट सेम होंगे जो कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट बनाया था। कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट, अमाउंट यहां पर सेम होंगे, लेकिन यस जो नाम है लेजर्स के वो चेंज होंगे। जैसे कि सेल वहां पर डेबिट में थी, तो यहां सेल क्रेडिट में मिलेगी। 5,20,000 की सेल थी। अगर आप कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट में देखोगे तो वहां इसको आपने डेबिट में लिखा होगा। ये कैसे बताया मैंने डेबिट में लिखा होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल क्रेडिट में आती है, कंसाइनमेंट में क्रेडिट में आती है। तो जब हमने वहां से पोस्ट किया होगा कंसाइनी में, तो कहां आ गई होगी, डेबिट में आ गई होगी। और अगर उस पार्टी की, एक पार्टी की बुक्स में कोई भी वैल्यू डेबिट में है, तो दूसरी पार्टी की बुक्स में जो उन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन है, तो दूसरी पार्टी की बुक में वो डेबिट में होगी। ऑब्वियस सी बात है, सेम साइड पे थोड़ा ना लिख लेंगे। मतलब अगर मान लो मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जो भी एंट्री बैंक डेबिट में कर रहा है, मुझे अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट में करना है, क्लियर। चलो 5,20,000 ये सेल्स है, लेकिन यहां पे लेजर का नाम जो है वो आएगा बाय कैश, या फिर बैंक, या फिर कंसाइनर डेटर्स। कंसाइनर का नाम हमारे पास है, कंसाइनर का नाम है श्रीमान, श्रीमान डेटर्स। हमें सेपरेट बताया नहीं कितना क्रेडिट है कितना कैश है, तो हमने दिखा दिया कि कुछ डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिट सेल हो सकती है, कुछ कैश कुछ बैंक। क्लियर नहीं है तो हमें नहीं पता, इसलिए ओब्लिक करके लिख दिया 5,20,000 रुपये। उसके बाद एक्सपेंसिस एंड कमीशन। एक्सपेंसिस एंड कमीशन कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट में गई थी, तो यहां कहां आएंगे, डेबिट में आएंगे। तो एक्सपेंसिस कैश में पे किए होंगे, कैश या बैंक से। कंसाइनी ने तो ये पे किया था ना, ये एक्सपेंसिस पे किए होंगे, और ये कमीशन बनती है। कंसाइनी कमीशन आई थिंक 28,800 है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, कमीशन 28,800 है, एक्सपेंसेस है 15,300। क्लियर। ये मैं पोस्टिंग नहीं कर रहा, इसको ये मत समझना कंसाइनी अकाउंट से पोस्टिंग कर रहा हूं। पोस्टिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कंसाइनर की बुक है, यहां कंसाइनी की बुक बन रही है। तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनी की जर्नल एंट्रीज अलग होंगी, वहां से पोस्ट होगी। बट यस, अमाउंट जो है, अमाउंट सेम आएगा। दो पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है ना, तो इसलिए अमाउंट सेम आएगा। तो मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा हूं कि अमाउंट तो सेम आना है, तो वहां से अमाउंट सीधा उठा के अपोजिट साइड पे दिखा देता हूं। क्लियर। लेकिन लेजर नेम सेम नहीं आएंगे, क्योंकि ये वहां से पोस्टिंग नहीं हो रही है, ये तो इसकी तो सेपरेट जर्नल बुक बन रही है, वहां से पोस्टिंग हो रही है। 15,300। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में जर्नल एंट्रीज करके दिखाई थी, तो वही जर्नल एंट्रीज यहां पर हो रही हैं कंसाइनी की बुक में। बट मुझसे मांगी नहीं है, तो मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा ना करूंगा। आपको समझाने के लिए मैंने सारी जर्नल एंट्रीज बता दी थी, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो इसलिए सारे क्वेश्चन में नहीं करना। आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये वही वैल्यूज आ गई, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो भी सेम आएगा। अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। 5,20,000, 5,20,000 और लेस करने के बाद ये हमारे पास आ रहा था 1,75,900, 175,900। क्लोजिंग बैलेंस दोनों की बुक्स में बराबर ही आएगा और बराबर ही आना चाहिए। इसको लेकर तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल सिंपल ऐसी बात है कि मान लो आप में से कोई भी एक स्टूडेंट है, मैं मान लेता हूं कोई भी एक स्टूडेंट है, मान लो कि आकाश है। आकाश को मैंने 5,000 रुपये दिए हुए हैं, उधार समझ लो। आकाश को 5,000 रुपये मैंने उधार दिए हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि आकाश को मैंने 5,000 उधार दिए हैं, मैंने आकाश से 5,000 रुपये लेने हैं। तो आकाश भी क्या बोलेगा, मैंने 5,000 रुपये देने हैं, है ना। इसमें डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता ना कि आकाश यूं कहते नहीं मैंने 4,000 रुपये देने हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो रिकनसाइल हो जाएगी, बट बैलेंस अमाउंट जो है दोनों की बुक्स में इक्वल आना ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा, अगर ये डिफरेंस आ रहा है, तो हमें रिकनसाइल करने की जरूरत है कि कहाँ डिफरेंस है। अदरवाइज जो दो पार्टीज एक दूसरे से ट्रांजेक्शन्स करती हैं, दोनों की बुक्स में एक दूसरे को लेकर बैलेंस सेम होना ही चाहिए। मान लो निशिता से मैंने 10,000 रुपये लिए हुए हैं, तो निशिता कहेगी सर मैंने आपसे 10,000 रुपये लेने हैं, मैं कहूँगा हाँ निशिता मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं। इक्वल ही होना चाहिए, अलग हो ही नहीं सकता। अलग होगा तो कहेंगे ठीक है रिकनसाइल करते हैं बैठ के कि हमारा और आपका बैलेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्लियर। तो 175,900 और यहाँ पर भी 175,900, ये अमाउंट, ये बैलेंस हमेशा मैच करेगा ही करेगा और करना भी चाहिए। क्लियर। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपको कंसाइनर की बुक में एंड कंसाइनी की बुक में आपको लेजर्स अकाउंट शो करने हैं। तो जब मुझे उसने नहीं बताया कि आपको एक अकाउंट बनाना है, तो सेफर साइड मैंने मैक्सिमम जितने अकाउंट्स बनते हैं सारे अकाउंट्स बना दिए। बाकी तो आप क्वेश्चन के मार्क्स देकर भी उस अकॉर्डिंग चल सकते हो, लेकिन जब भी आपसे नेसेसरी अकाउंट्स मांगता है या फिर कहता है कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर एंड कंसाइनी की बुक में आप लेजर्स शो करो, तो आपको सारे ही लेजर्स अकाउंट बनाने होते हैं। मैं कोशिश करता हूं छोटा करके एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूं। ये बच्चे पूरा क्वेश्चन है। टोटल ये 4 लेजर्स बने हैं, इसमें से एक लेजर, ये वाला लेजर कंसाइनी की बुक में है, बाकी तीनों लेजर कंसाइनर की बुक में है। इन द बुक्स ऑफ श्रीमान, इन द बुक्स ऑफ श्रीमान, इन द बुक्स ऑफ श्रीमान। पहले 3 लेजर इन द बुक्स ऑफ श्रीमान है, लास्ट वाला लेजर इन द बुक्स ऑफ श्रीमती है। क्लियर। साइड में वर्किंग नोट भी है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो जाता है।